नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा राजता और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बेहद महत्वपूर्ण और रोचक फैसलों की जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। सोसाइटी अपने सदस्यों की जमीन का सौदा रद्द नहीं करवा सकती। केस का टाइटल सूर्य नारायण बांध विस्थापित संघर्ष समिति, नीरथ बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर CWP संख्या 7277 ऑफ 2024। निर्णय की तारीख 31 जुलाई 2025। दोस्तों, इस मामले में एक रजिस्टर्ड सोसाइटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी ने सदस्य जमीन मालिकों को डरा धमकाकर और लालच देकर उनकी जमीनें बहुत कम दाम पर खरीद ली हैं। सोसाइटी ने मांग की कि इन सभी सेल डीड्स को गैर कानूनी घोषित किया जाए और जमीन मालिकों को उचित मुआवजा मिले। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या एक सोसाइटी अपने सदस्यों की तरफ से ऐसा केस कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लग रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी कानूनी अपडेट आपसे छूट न जाए। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। पहली सोसाइटी का कानूनी अधिकार, लोकस स्टंडी। हाई कोर्ट ने साफ किया कि एक सोसाइटी के पास यह कानूनी अधिकार नहीं है कि वह अपने सदस्यों द्वारा उनकी व्यक्तिगत क्षमता में की गई सेल डीड को चुनौती दे सके। अगर किसी जमीन मालिक को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो उसे खुद अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा, सोसाइटी नहीं। 2. रिट याचिका का दायरा। कोर्ट ने यह भी कहा कि धोखाधड़ी, धमकी या लालच जैसे आरोप तथ्यों के विवादित प्रश्न हैं। ऐसे मामलों का फैसला सबूत और गवाही के आधार पर सिविल कोर्ट में होता है। इन्हें सीधे रिट याचिका के जरिए हाई कोर्ट में नहीं सुलझाया जा सकता। तीसरी, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग। कोर्ट ने यह भी पाया कि याचिका में जिस व्यक्ति ने हलफनामा दिया था वह खुद उन जमीन मालिकों में से एक नहीं था जिनकी जमीन खरीदी गई थी। इसलिए कोर्ट ने इस याचिका को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग माना। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस याचिका को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग मानते हुए न केवल खारिज कर दिया बल्कि सोसाइटी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। सबूत के 18 मौके गंवाए फिर भी चाहिए और समय, कोर्ट ने सिखाया सबक। केस का टाइटल श्री सुरेंद्र कुमार बनाम श्री पंकज बंसल। केस नंबर CMPMO संख्या 314 ऑफ 2025। निर्णय की तारीख 31 जुलाई 2025। ये मामला एक किराएदार और मकान मालिक के बीच का है। मकान मालिक ने किराएदार से दुकान खाली कराने के लिए केस किया हुआ था। सुनवाई के दौरान किराएदार को अपने सबूत पेश करने के लिए 18 से ज्यादा मौके दिए गए, लेकिन उसने सबूत पेश नहीं किए। आखिरकार रेंट कंट्रोलर ने उसके सबूत पेश करने का अधिकार बंद कर दिया। इसके बाद किराएदार ने एक और अर्जी लगाकर अतिरिक्त सबूत पेश करने की इजाजत मांगी, जिसे रेंट कंट्रोलर ने खारिज कर दिया। इसी आदेश के खिलाफ किराएदार हाई कोर्ट पहुंचा। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अदालतों में जानबूझकर देरी की जाती है? इस मामले पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकॉन दबा दें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। पहली सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 धारा 151। हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट की अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल रोजमर्रा की तरह अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब आपको पहले ही कई मौके दिए जा चुके हों। ऐसी अर्जी सिर्फ मामले में देरी करने की एक चाल है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। 2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1892 धारा 33। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आप किसी पुराने केस के गवाह के बयान को नए केस में सबूत के तौर पर पेश करना चाहते हैं तो आपको धारा 33 की शर्तें पूरी करनी होंगी। आपको यह साबित करना होगा कि वह गवाह या तो मर चुका है, मिल नहीं सकता, गवाही देने में असमर्थ है या उसे बिना किसी अनुचित देरी या खर्च के पेश नहीं किया जा सकता। किराएदार ने अपनी अर्जी में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। हाई कोर्ट ने किराएदार की याचिका को पूरी तरह से देरी करने की एक रणनीति माना और इसे 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज कर दिया। आदतन नशा तस्कर की नजरबंदी जायज, डिटेंशन आर्डर में ही थे नजरबंदी के आधार।
केस का टाइटल जसपाल सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर CWP संख्या 10,001 ऑफ 2025। निर्णय की तारीख 31 जुलाई 2025। इस मामले में याचिकाकर्ता को PI TNDPS एक्ट के तहत नजरबंद प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया गया था। उसने अपनी नजरबंदी को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि उसे नजरबंदी के आधार नहीं बताए गए, जो कि उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं सरकार का कहना था कि याचिकाकर्ता एक आदतन नशा तस्कर है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के 2 मामले पहले से ही चल रहे हैं और दूसरे मामले में उसे तब गिरफ्तार किया गया जब वह पहले मामले में जमानत पर बाहर था। सरकार के पास खुफिया रिपोर्ट भी थी कि वह नशा तस्करी में लगातार शामिल है। दोस्तों, प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी बिना मुकदमे के नज़रबंदी एक बहुत ही गंभीर विषय है। आपको क्या लगता है, समाज की सुरक्षा के लिए ऐसे कानून कितने ज़रूरी हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। एक संविधान का अनुच्छेद 2220 और पिटेन-डीपीएस एक्ट 1988। हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अंजरबंदी के आधार बताने की कानूनी आवश्यकता तब पूरी हो जाती है जब नजरबंदी के आदेश में ही नजरबंदी के कारण स्पष्ट रूप से लिखे हों। कानून यह नहीं कहता कि हर खुफिया रिपोर्ट या सबूत की कॉपी नजरबंदी आदेश के साथ संलग्न की जानी चाहिए। 2. निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन का उद्देश्य। कोर्ट ने कहा कि नजरबंदी एक कठोर उपाय है, लेकिन यह कानूनी रूप से जायज है ताकि किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोका जा सके। जब कोई व्यक्ति एक गंभीर अपराध में जमानत पर बाहर होने के बावजूद फिर से वही अपराध करता है, तो यह उसकी लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऐसे में अधिकारियों के पास उसे नजरबंद करने के पर्याप्त आधार होते हैं। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया और उसकी नजरबंदी के आदेश को बरकरार रखा। कोर्ट ने माना कि अधिकारियों ने कानून के अनुसार सही कार्रवाई की थी। छोटी FIR के कारण नहीं रोक सकते अनुकंपा पर नियुक्ति। केस का टाइटल योगराज बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर CWP संख्या 6233 ऑफ 2022। निर्णय की तारीख 31 जुलाई 2025। याचिकाकर्ता के पिता की सरकारी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई थी। सरकार ने उसकी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी, लेकिन उसे नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा था क्योंकि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 मारपीट और 325 गंभीर चोट के तहत एक FIR दर्ज थी। याचिकाकर्ता ने नियुक्ति पत्र जारी न करने के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है, तो यह वीडियो उनके बहुत काम आ सकता है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। एक अनुकंपा नियुक्ति और FIR। हाई कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ एक FIR लंबित होने के आधार पर किसी उम्मीदवार की स्वीकृत अनुकंपा नियुक्ति को नहीं रोका जा सकता, खासकर तब जब FIR छोटे मोटे अपराधों के लिए हो जिनमें नैतिक अधमता मॉरल टर्पिट्यूड शामिल ना हो। कानून की नज़र में हर व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक कि उसे दोषी करार नहीं दिया जाता। डू तथ्यों को छिपाना। कोर्ट ने यह भी कहा कि उम्मीदवार पर FIR की जानकारी छिपाने का आरोप नहीं लगाया जा सकता जब भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में अधिकारियों ने उससे इस बारे में पूछा ही नहीं था। 3. नियुक्ति का सशर्त होना। कोर्ट ने यह रास्ता सुझाया कि ऐसे मामलों में उम्मीदवार को नियुक्ति दी जा सकती है, लेकिन यह नियुक्ति उसके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले के अंतिम परिणाम के अधीन होगी। यानी अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसकी नौकरी जा सकती है। हाई कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी करें। यह फैसला उन हजारों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी राहत है जिनकी नियुक्ति छोटी-मोटी FIR के कारण रुकी हुई है। बरी करने के फैसले को हाई कोर्ट ने सही ठहराया। कमजोर सबूतों पर नहीं दे सकते सजा। केस का टाइटल हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम श्यामलाल अहशमा। केस नंबर क्रिमिनल अपील संख्या 508 ऑफ 2012। निर्णय की तारीख
31 जुलाई 2024। सरकार ने निचली अदालत द्वारा कुछ लोगों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। इन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने गैर कानूनी रूप से एक बस को रोका और उसके ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की। निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। हाई कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या निचली अदालत का फैसला गलत था और क्या आरोपियों को दोषी ठहराया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक मूल सिद्धांत है कि 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये केस इसी सिद्धांत का एक उदाहरण है। वीडियो को लाइक करके हमारा समर्थन करें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। एक बरी होने के खिलाफ अपील, अपील अगेंस्ट एक्विटल। हाई कोर्ट ने दोहराया कि बरी करने के फैसले में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि निचली अदालत का फैसला बिल्कुल अनुचित या विकृत, परवर्स न हो। अगर सबूतों के आधार पर दो मत संभव हैं, तो वह मत माना जाएगा जो आरोपी के पक्ष में हो। 2. आरोपी की पहचान। कोर्ट ने कहा कि किसी गवाह द्वारा अदालत में पहली बार किसी आरोपी की पहचान करना बहुत कमजोर सबूत माना जाता है, खासकर तब जब पहले कोई शिनाख्त परेड, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड न कराई गई हो और गवाह ने यह न कहा हो कि वह आरोपी को पहले से जानता था। तीसरा, सबूतों का मूल्यांकन। इस मामले में जिन स्वतंत्र चश्मदीद गवाहों का नाम एफआईआर में था, उनमें से एक गवाह अपने बयान से मुकर गया, हॉस्टाइल हो गया और दूसरे से पूछताछ ही नहीं की गई। ऐसी स्थिति में केवल पीड़ितों, ड्राइवर और कंडक्टर की गवाही पर भरोसा करके सजा देना सुरक्षित नहीं है, खासकर तब जब उनकी शुरुआती एफआईआर में भी हमलावरों का नाम नहीं था। हाई कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के मामले को संदेह से भरा और कमजोर पाया और निचली अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। सरकार अपने ही पुलिस वालों के खिलाफ जांच के आदेश को चुनौती नहीं दे सकती। केस का टाइटल: हिमाचल प्रदेश सरकार बनाम अनुबाला। केस नंबर: क्रिमिनल रिवीजन संख्या 148 ऑफ 2025। निर्णय की तारीख: 31 जुलाई 2025। एक महिला ने दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिस पर स्पेशल जज ने एसएचओ को मामले की जांच करने का निर्देश दिया। हैरानी की बात यह है कि इस जांच के आदेश को उन दो पुलिस अधिकारियों ने नहीं, बल्कि खुद हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हाई कोर्ट के सामने यह अनोखा सवाल था कि क्या सरकार अपने ही कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश को चुनौती देने के लिए एक पीड़ित पक्ष, अग्रीव्ड पर्सन, हो सकती है। यह एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखा मामला है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी कानून की इन बारीकियों को समझ सकें। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। 1. पीड़ित व्यक्ति, एग्रीव्ड पर्सन, कौन है? हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए कहा कि आपराधिक न्यायशास्त्र में कोई भी अपराध राज्य, स्टेट के खिलाफ माना जाता है और राज्य का काम अपराधी पर मुकदमा चलाना होता है। राज्य खुद एक पीड़ित पक्ष बनकर अपने ही अधिकारियों के खिलाफ दिए गए जांच के आदेश को चुनौती नहीं दे सकता। 2. राज्य की भूमिका। कोर्ट ने कहा कि राज्य का कर्तव्य समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। वह अपनी मशीनरी का इस्तेमाल अपने कर्मचारियों को कानूनी जांच से बचाने के लिए नहीं कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत कानून के सामने सभी बराबर हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या सरकारी कर्मचारी। 3. असली पीड़ित पक्ष। कोर्ट ने साफ किया कि जांच के आदेश से अगर कोई पीड़ित है तो वे दो पुलिस अधिकारी हैं जिनके खिलाफ जांच होनी है। उन्हें खुद उस आदेश को चुनौती देने का अधिकार है, सरकार को नहीं। हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर की गई रिवीजन याचिका को गैर सुनवाई योग्य, नॉट सुनवाई योग्य, मेंटेनेबल मानते हुए खारिज कर दिया। यह फैसला शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक बड़ा कदम है। एलएसडी केस में जमानत नहीं, कोर्ट ने कहा सोख्ता कागज का वजन भी गिना जाएगा। केस का टाइटल: रॉकी मल्होत्रा बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर: क्रिमिनल एमपीएम संख्या 1627 ऑफ 2025। निर्णय की तारीख: 31 जुलाई 2025। याचिकाकर्ता को एलएसडी ड्रग के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह ड्रग सोख्ता कागज, ब्लॉटिंग पेपर के टुकड़ों पर लगी हुई थी, जिनका कुल वजन 12.35 ग्राम था।
याचिकाकर्ता ने जमानत के लिए अर्जी देते हुए तर्क दिया कि ड्रग की असल मात्रा 47.79 मिलीग्राम कमर्शियल मात्रा से कम है, इसलिए उस पर एनडीपीएस एक्ट की सख्त धारा 37 लागू नहीं होती। सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ड्रग की मात्रा तय करते समय कागज का वजन भी जोड़ा जाना चाहिए, जिससे यह कमर्शियल मात्रा बन जाती है। ड्रग्स से जुड़े कानून बहुत सख्त हैं और यह फैसला उन कानूनों की व्याख्या करता है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। पहली कमर्शियल मात्रा की गणना। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक हीरा सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले का हवाला देते हुए फैसला सुनाया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कमर्शियल मात्रा तय करते समय ड्रग के साथ मिले न्यूट्रल पदार्थ जैसे कि सोख्ता कागज का कुल वजन गिना जाएगा, सिर्फ शुद्ध ड्रग की मात्रा नहीं। 2 एनडीपीएस एक्ट 1985 धारा 37, क्योंकि कुल वजन कमर्शियल मात्रा की श्रेणी में आता था, इसलिए जमानत के लिए धारा 37 की कठोर शर्तें लागू होंगी। इन शर्तों के तहत अदालत को यह विश्वास होना चाहिए कि आरोपी दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए वह कोई और अपराध नहीं करेगा। 3, कानून का उद्देश्य। कोर्ट ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट का उद्देश्य नशा तस्करी को रोकना है। ड्रग्स लगभग हमेशा किसी न किसी चीज के साथ मिलाकर बेचे जाते हैं। अगर केवल शुद्ध ड्रग की मात्रा को गिना जाए तो कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील को खारिज कर दिया और माना कि बरामद की गई मात्रा कमर्शियल है। चूंकि याचिकाकर्ता धारा 37 की कठोर शर्तों को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। सह आरोपी का पुलिस को दिया बयान सबूत नहीं। एनडीपीएस केस में मिली जमानत केस का टाइटल, नानक चंद बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार। केस नंबर CRMPM संख्या 1632 ऑफ 2025। निर्णय की तारीख 31 जुलाई 2025। इस मामले में याचिकाकर्ता पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कमर्शियल मात्रा में चरस की तस्करी का आरोप था। उसे मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया था और न ही उससे कोई बरामदगी हुई थी। पुलिस ने उसे केवल पहले से गिरफ्तार सह आरोपियों के इकबालियां बयान के आधार पर आरोपी बनाया था, जिन्होंने कहा था कि चरस की सप्लाई याचिकाकर्ता ने ही की थी। याचिकाकर्ता ने जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी। यह फैसला दिखाता है कि कानून केवल बयानों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर काम करता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया हमारे चैनल लीगल पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड इन दिस केस। एक इकबालिया बयान की स्वीकार्यता। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के तूफान सिंह बनाम तमिलनाडु सरकार के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पुलिस हिरासत में किसी सह आरोपी द्वारा दिया गया इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत अस्वीकार्य है। ऐसे बयान को किसी दूसरे आरोपी को दोषी ठहराने के लिए सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 2, हिरासत कस्टडी का मतलब। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हिरासत का मतलब सिर्फ औपचारिक गिरफ्तारी के बाद की स्थिति नहीं है। जैसे ही पुलिस किसी व्यक्ति की आवाजाही को जांच के लिए प्रतिबंधित कर देती है, वह व्यक्ति पुलिस हिरासत में माना जाता है। 3, एनडीपीएस एक्ट 1985 धारा 37। चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ मुख्य सबूत सह आरोपियों का अस्वीकार्य बयान ही था और कोई अन्य पुख्ता सबूत जैसे पैसों का लेन देन नहीं था, इसलिए कोर्ट ने माना कि यह मानने के उचित आधार हैं कि वह दोषी नहीं है। इस प्रकार जमानत के लिए धारा 37 की पहली शर्त पूरी हो गई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया और उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि केवल एक अस्वीकार्य बयान के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल में रखना उचित नहीं है।